हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है जो मेरी आप सभी की लाइफ को कंट्रोल कर रही है, शायद आपका आंसर होगा गूगल, फेसबुक, एप्पल। लेकिन जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है, शक्तिशाली कंपनी है, उसका नाम है ब्लैक रॉक। दुनिया में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी को अगर आपको लाना है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी अपने दम के ऊपर सारी चीजें कर सकती है। इतनी जबरदस्त पावरफुल कंपनी देखने को मिल जाती है। आखिर ये ब्लैक रॉक कौन है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्लैक रॉक एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में से एक है। ये इंडिविजुअली से लेकर कंपनी और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है और उन्हें मैक्सिमम रिटर्न देने की कोशिश करती है। इस कंपनी को अपनी ग्लोबल प्रेजेंस और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है। आपको बता दूं, हमारे देश भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बट ये जो अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक अकेले ही $12.5 ट्रिलियन यानी भारत की जीडीपी से 3 गुना से ज्यादा एसेट को मैनेज करती है। इतना ज्यादा पैसा है कि मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे अमीर इंसान है, उनकी सारी दौलत ब्लैक रॉक के केवल 1% ही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये ब्लैक रॉक इतनी बड़ी बनी कैसे? इसको जानने के लिए ब्लैक रॉक का इतिहास जानना होगा। कहानी शुरू होती है साल 1952 से, जब लॉस एंजल्स यूएसए की एक जूरिश फैमिली में लॉरी फिंक का जन्म हुआ था। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया एवं रियल एस्टेट से एमबीए किया। इसके ठीक बाद 1976 में द फर्स्ट बोस्टन कॉर्पोरेशन नाम की एक न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट बैंक में एज ए सिक्योरिटी ट्रेडर ज्वाइन किया। फर्स्ट बोस्टन में लेरी फिंक ने एक सिक्योरिटी ट्रेडर से डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। लेरी फिंक सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। साल 1976 से 1986 के बीच लेरी फिंक ने अपनी कंपनी को $1 बिलियन से ज्यादा कमाने में मदद की थी, जो अपने करियर में हाईएस्ट पोजीशन पे थे, जहां ज्यादातर लोग उन्हें फर्स्ट बोस्टन का फ्यूचर सीईओ मान रहे थे। लेकिन वर्ष 1986 का एक क्वार्टर ऐसा गुजरता है जब लेरी फिंक ने इंटरेस्ट रेट की गलत प्रेडिक्शन कर बैठते हैं, जिसके कारण फर्स्ट बोस्टन और उसके इन्वेस्टर को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से लेरी फिंक को कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। उस समय लेरी फिंक की दोस्ती एक प्लेस्टाइन नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से हुआ करता था, जो शेरसन लीमेन हटन नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ काम कर रहे थे और दोनों साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का प्लान करते हैं। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे कि स्टॉक बॉन्ड के अराउंड एक फाइनेंशियल फर्म की शुरुआत की। लेरी फिंक को इस बात का मलाल तो जरूर था कि उसने फर्स्ट बोस्टन के लिए $1 बिलियन प्रॉफिट के बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन लेरी फिंक ये भी अच्छी तरह से समझते थे कि कंपनी को हुए लॉसेस की वजह भी उन्हीं के लापरवाही ही थी। इसलिए लेरी फिंक इस बार प्रॉफिट के अलावा फंड की सिक्योरिटी और रिस्क को भी बेटर एनालाइज करके चलने का फैसला लेते हैं। अब अगले कुछ दिनों में लेरी फिंक कई पुराने साथियों से मिलते हैं और उन्हें अपनी आइडिया के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था रॉबर्ट कैपिटो, जो फर्स्ट बोस्टन में लेरी फिंक के राइट हैंड कहे जाते थे। और कुछ इस तरह साल 1988 में लेरी फिंक ने अपनी नई इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत करी। अब लेरी फिंक की टीम बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी थी, बट उनके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में लेरी फिंक ने स्टीव जॉर्जमैन से कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने 3 साल पहले ही द ब्लैक स्टोन ग्रुप नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फंड की शुरुआत की थी। लेरी फिंक स्टीव को नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। उसके बाद ब्लैक स्टोन ग्रुप $5 मिलियन की फंड देकर लेरी के नए बिजनेस में 50% के पार्टनर बन जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लैक स्टोन ग्रुप एक फेमस ब्रांड था
और लेरी फिंक के बिजनेस में 50% के पार्टनर भी थे। लेरी अपना बिजनेस का नाम ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड रखते हैं। लेरी फिंक के प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और उनके नए पार्टनर ब्लैकस्टोन ग्रुप का मार्केट में अच्छी नाम के कारण ये कंपनी बड़े क्लाइंट को अट्रैक्ट करने और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में सफल होते हैं और उनका ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगता है। अपनी शुरुआत के सिर्फ 6 महीने के बाद ही 2.7 बिलियन डॉलर की एसेट मैनेजमेंट कर रहे थे, जो बढ़कर 1992 तक 17 बिलियन डॉलर और 1994 तक 53 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। इसी बीच ब्लैकस्टोन ग्रुप की इक्विटी जो शुरुआत में 50% हुआ करती थी, वो डिल्यूट होते होते अब 35% पर पहुंच चुकी थी। स्टीव को ये पसंद नहीं था, बिकॉज ब्लैकस्टोन ग्रुप डेडिकेट बिजनेस में अपनी कमांडिंग पोजीशन को यूज करता रहा था। ऐसे में स्टीव डिसीजन लेते हैं, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है। स्टीव उस कंपनी में अपने स्टेक को 240 मिलियन डॉलर में बेच देते हैं और उससे अलग होने का फैसला कर लेते हैं। अब ब्लैकस्टोन ग्रुप 5 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट पर 240 मिलियन डॉलर की एग्जिट ले चुका था, बट अगर आज उनके पास ये स्टेक होते तो उसकी वैल्यू 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा होती। ब्लैकस्टोन ग्रुप के जाने के बाद लैरी फिंक के बिजनेस को एक नया नाम मिलता है, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा था। 1 अक्टूबर 1990 को ब्लैक रॉक अपना आईपीओ लाती है, जिस दौरान उनको 900 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन और $14 की स्टॉक प्राइस दी जाती है। साल 2014 तक वो $4 ट्रिलियन के एसेट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट बन गए। आज की बात करें, साल 2025 में ब्लैक रॉक $12 ट्रिलियन से ज्यादा की एसेट को मैनेज कर रही है, जो अमेरिकन इकोनॉमी का लगभग 50% है। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि ब्लैक रॉक को दुनिया का सबसे पावरफुल कंपनी कहा जाता है और कैसे ये सभी की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया के हर मेजर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। हर चीज में ब्लैक रॉक कुछ ना कुछ शेयर जरूर रखती है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेज़न और मेटा जैसे जिन टेक कंपनियों के जाल में फंसे हुए हैं, उन कंपनी में ब्लैक रॉक अपना शेयर रखती है। इसके अलावा टेस्ला, हैथवे, वीजा, मास्टर कार्ड, पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनाल्ड, ओरेकल और जो भी बड़ी से बड़ी कंपनियों का नाम आपके दिमाग में आ सकता है, उन सभी में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, मारुति, महिंद्रा, HDFC, ICICI, लार्सन टोब्रो एंड एक्सिस बैंक जैसे में ब्लैक रॉक का बड़ा स्टेक मौजूद है। आप इंडियन मार्केट में ब्लैक रॉक के एक्सपोजर पर नजर डालिए तो फाइनेंस से लेकर IT इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, एनर्जी और रियल एस्टेट में भी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट की है। ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक चीज पर कंट्रोल रखती है। इसके अलावा डिफेंस बजट, सॉवरेन वेल्थ फंड, ऐसे ही कई गवर्नमेंट फंड हैं जो ब्लैक रॉक अपने कंट्रोल में रखती है। ब्लैक रॉक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब अमेरिका में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो ब्लैक रॉक ने ही अमेरिका को इस क्राइसिस से निकालने में मदद की थी। जब साल 2020 में कोरोना पेंडेमिक आया था, तो तब उस समय अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में खलबली मची हुई थी। तब भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक से मदद ली थी। ब्लैक रॉक ने कई चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसे उनके देश अमेरिका ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े कंपनी देखने को मिल जाते हैं, जितनी कंपनी का नाम ले लो, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, यूके, फ्रांस, दुनिया भर के जितने भी टॉप कंपनी आपको देखने को मिलेंगे, सब में उनका पैसा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका पैसा होगा। ये कंपनी इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया के बड़े बड़े देश की मार्केट को ये प्लस माइनस करवा सकती है। इतनी ताकत है इस कंपनी में।
अगर हम भारत देश की बात करें, यहाँ भी इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसके टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 40% के आसपास देखने को मिलता है। इसमें इसके टॉप 10 होल्डिंग्स के डेटा देखने को मिल रहा है। REC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, इसमें इन्होंने 3.38% का स्टेक ले रखा है। गेल इंडिया में 4.43% का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 3.74% का, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड में 4% से ज्यादा का स्टेक ले रखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में 4.87% का स्टेक ले रखा है। रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने स्टेक ले रखा है। इन्फोसिस लिमिटेड में 5.46% का स्टेक ले रखा है। अगर कोई इंडियन ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो ब्लैक रॉक के शेयर, ETF, ग्लोबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, जो इसे जीरोधा, ग्रो और ICICI डायरेक्ट जैसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है जो दुनिया के हर व्यक्ति को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, तो आखिर मीडिया में इसका नाम सुनने को क्यों नहीं मिलता है? आप में से ज्यादातर लोग ब्लैक रॉक का नाम पहली बार सुने होंगे। अगर इससे पहले ब्लैक रॉक का नाम सुने हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि ब्लैक रॉक मीडिया में नहीं आती है? तो आपके नॉलेज में होना चाहिए, दुनिया के 90% मीडिया पर ब्लैक रॉक अपना कंट्रोल रखता है, चाहे वो टेलीविजन, न्यूज चैनल या फिर सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। अगर ब्लैक रॉक का नाम मीडिया में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक की ही इसमें मर्जी छिपी है। मीडिया में आने का मतलब है कि सभी लोग ब्लैक रॉक की बात करेंगे, उनके छोटे बड़े कदम की हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाई जाएगी, जो ब्लैक रॉक बिल्कुल नहीं चाहता है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।